तो हम लोग चैप्टर 13.3 तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 13.4। इसे बिजनेस एथिक्स एंड इट्स रेलेवेंस टू बिजनेस बताया गया है। ठीक है, तो मैं आपको शेयर करता हूं। जस्ट आई विल शेयर माय था मोरल वर्ड्स का मतलब हम बता दिए थे। तो मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर जो चीजें रहती हैं, मोरालिटी क्या कह रहा है उसी को एथिक बोला था, एथिकल। और मॉरल का मतलब और रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आप बिजनेस चला रहे हैं, या आप सपोज यू आर द एम्प्लॉय इन अ बिजनेस, in a company or in an organization, you are the employee. So what is your ethics towards the company, towards the organization? मान लीजिए एज ए आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट। अगर मेरे पास लोगों का फाइल्स आता है, तो जैसे मान लीजिए डॉक्टर लोग क्या है, दे आर द डॉक्टर फॉर द हेल्थ। if any health issue will come, we are the cost accountant, a chartered accountant. What we are doing, we are just we are ensuring that the financial health of the individuals, firm or the company should be good. ऐसा हम लोग को करना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज कोई कंपनी का, किसी कंपनी का, आई एम जस्ट working in a company, or I am just providing my services, the maintenance services to the company. So what's my liability, what's my duty towards the company? तो कंपनी के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है कि उसका जो भी डेटा है उसे सुरक्षित रखना। आज अगर मैं किसी भी कंपनी की डेटा के साथ कुछ भी खिलवाड़ करता हूं, यू कैन टेल इन इंग्लिश दैट इफ आई एम providing the company data to the other, means to the unauthorized person। unauthorized person माने जिसको जरूरी नहीं है भैया कि तुमको कंपनी का डेटा मिलना चाहिए। सो अगर मैं कंपनी के डेटा को अनएथिकल रूप में, या बोल दीजिए कि which is not lawful, I am just disclosing to the other competitors or other guys, so it is the against the ethics नॉर्मली कहता है। तो इस चैप्टर में आप सारा का सारा वही पढ़िएगा। एम्प्लॉय का क्या है, एथिकल बिहेवियर बोल दीजिए, या उसका क्या होना चाहिए, उसका एथिक्स क्या होना चाहिए टुवर्ड्स द कंपनी। अब जैसे वी आर द कॉस्ट अकाउंटेंट, ये कॉस्ट अकाउंटेंट की चैप्टर लॉ सब्जेक्ट में है, तो हम लोग का क्या कर्तव्य होना चाहिए। सपोज यू आर सेलेक्टेड, आप लोग अभी जॉब कर रहे हैं, सपोज यू आर सेलेक्टेड एज अ ट्रेनी और एज ए यू कैन टेल दैट एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, cost and management accountant, as accountant, as a professional accountant, what is your duty? आपकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि आप कपड़ा जो है नीट एंड क्लीन, वेल सुटेज, अगर टाई है तो टाई कोट जैसा कंपनी का, मतलब कोई कोई कंपनी जैसे है कि दे हैव सम ड्रेस कोड। जैसे हम लोग आईबीएम में थे तो ड्रेस कोड तो नहीं था, लेकिन मंडे टू फ्राइडे वहां पे 5 दिन का वर्क होता है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वी आर इन द फॉर्मल ड्रेस, जिसको टाई पहनना, टाई कोट सूट बूट, अदरवाइज यू शुड बी द फॉर्मल ड्रेस। लेकिन फ्राइडे को आप पहचान नहीं पाएंगे दूसरे को। मेरे कलीग्स ही आते थे या आती थी, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज, अरे आप हो, because they have changed it. Friday ko it's a last working day and you can wear anything. You can not, it's a Bermuda and all thing, but means you can trousers or jeans or chinos, a t-shirt, कोई भी चीज आप पहन सकते हैं। तो ऐसा ये एथिक्स वहां के कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा जिसमें आप काम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से करना पड़ेगा। वहां के भी डेटा को आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को लीक नहीं करेंगे, बाहर के लोगों को नहीं बताएंगे।
कंपनी के जो सीक्रेट चीज है वो अपने वेंडर्स को, वेंडर मतलब जो माल डिलीवरी करते हैं उनको नहीं बताएंगे। हाँ, क्योंकि एक आपका इसी चैप्टर इसी सब्जेक्ट में एक आता है वेल्स फॉर्गो है, बैंक, उसके बारे में केस स्टडी है। बहुत से आई थिंक इट्स मोर देन 5000 एम्प्लॉइज आर फायर्ड by the employer, by the CFO of the company, not CFO, it's the CEO, Chief Executive Officer. तो क्यों? Because maybe they have not followed the professional ethics of the company. तो उसीलिए उनको फायर किया गया। फायर के मीन्स उनको रिट्रेंच कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आपको यू शुड हैव टू फॉलो। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स में आता है और इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एक छोटा छोटा चैप्टर, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आप लोग मेरा ये देख रहे होंगे जो मैं शेयर किया हुआ स्क्रीन। इसमें क्या है 13.4। अब हम लोग को 13.10 तक जाना है, सो लिटिल बिट हम लोग को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। बिजनेस एथिक्स एंड इट्स रेलेवेंस टू बिजनेस। अब एथिक्स तो हम लोग पढ़ लिए। एथिक्स क्या है? रिलेटिंग टू मॉरल प्रिंसिपल। मोरल प्रिंसिपल को एथिक्स बोलाता है, और मोरल का मतलब होता है राइट और रॉन्ग, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर। तो आ गया एथिक्स का मतलब होता है राइट और रॉन्ग प्रिंसिपल, राइट और रॉन्ग बिहेवियर जो है उसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में, उसको एथिक्स बोलाता है। उसी को यहाँ पे वर्ड लगा दिया बिजनेस एथिक्स। कुछ ज्यादा वर्ड नहीं है इसमें, बिजनेस लगा दिए। अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग की जो पढ़ाई लिखाई हो रही है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, वी आर द प्रोफेशनल्स, वी विल बिकम द प्रोफेशनल, वी आर द पोटेंशियल कॉस्ट अकाउंटेंट। पोटेंशियल मतलब जो होने वाला है, वी आर द पोटेंशियल कॉस्ट अकाउंटेंट। तो हम लोग को भी पढ़ाई उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि एक बिजनेस के बारे में, प्रमोटिंग ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस। ग्रीन बिजनेस, आजकल तो ग्रीन बिजनेस हो रहा है भैया। हाँ, ज्यादा आप ज्यादा पेपर ये ना कीजिए, नुकसान ना कीजिए, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मत छोड़िए। जो भी चीजें हैं, ग्रीन बिजनेस का मतलब होता है कि जितना अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक आप बिजनेस को ऐसी चीजों से, इन्वायरमेंट को ऐसी चीजों से गंदगी न फैलाएं जो आपको नहीं फैलाना चाहिए। अभी बीच में आया था पेपर के बारे में कि पेपर इतने ट्रीज इतने कट हो रहे हैं, क्योंकि पेपर जो बनता है वो ट्री से ही बनता है, लकड़ियों से कट हो रहे हैं, कि उसके द्वारा क्या होता है, तो ये सारी चीजें यहां पे लिखा गया। तो प्रमोटिंग ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस करना चाहिए हमेशा। प्रमोटिंग ग्रीन एंड इन्वायरमेंटल साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये आप लोग अंडरलाइन कीजिए। ग्रीन बिजनेस का मतलब वही है, इन्वायरमेंटली। आज देखते हैं, हम लोग जब बारात पहले जाते थे, या अभी भी कहीं कहीं, तो या तो जो प्लेट रहता था, या तो प्लास्टिक का, या तो थर्मोकोल का। तो बहुत सारे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज भी बंद हो गए हैं, थर्मोकोल आया उससे थोड़ा सा अच्छा। लेकिन अभी अभी क्या है, आप देखिएगा जो प्लेट्स रहेंगे, अभी बिहार में एक लड़का शुरू किया था, ये जो अपना उसको क्या बोलाता है, मक्का, मक्के का जो होता है उसका छिलके से वो प्लेट बना रहा है। हाँ, दोना बना रहे हैं लोग। हाँ, कोई कोई लोग भूसी से बनाते हैं लोग प्लेट, बिकॉज इट्स अ बायोडिग्रेडेबल, मतलब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वायरमेंट, दिस इज यूजर, दिस इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इसको बोला जाता है। तो वो सब चीजें हम लोग को करना पड़ेगा, तब इसको बिजनेस एथिक्स बोला जाएगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है ओबेइंग द लॉ, आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ एन एम्प्लॉय गेट्स अ DUI आफ्टर वर्क, दिस कुड अफेक्ट हिज एबिलिटी टू डू हिज वर्क इवन दो द act wasn't during his shift, but this is a necessary part of the code of ethics. तो ये जो DUI है, मतलब DUI का मतलब होता है ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। इसके मतलब क्या हुआ,
इन्होंने मदिरा पान कर लिया, मदिरा पान करने के बाद भैया अपना चला रहे हैं गाड़ी, ठीक है, आफ्टर ऑफिस आवर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये एथिक्स के खिलाफ नहीं है? किसी को हिट कर जाएगा, कोई बच्चा है, कोई वृद्ध है, या कोई जवानी है, हाँ, किसी को हिट कर दिया, अपना तो गया है, उसका भी लेके चला गया। तो ये सारी चीजें, इसका रेलिवेंस बनी, इसका तो इफेक्ट पड़ता है बिजनेस में जी। आज कोई कंपनी है, देखिए हम लोग आईबीएम को छोड़ने के बाद आई वाज इन वन ऑफ द कंपनी नेम कैडस डिजिटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो किसी किसी कंपनी का होता है कि आप जो लंच टाइम होता है, सपोज 10 to 1 है, और उसके बाद 1 to 2 लंच है, 2 to फिर 6 o'clock तक अपना ऑफिस रहेगा। तो जो लंच टाइम है उसमें किसी किसी कंपनी में वार्निंग दिया जाता है कि आप चाय वगैरह जो है वो स्ट्रीट में नहीं पी सकते हैं, बिकॉज यू आर वियरिंग द ड्रेस ऑफ द कंपनी, कंसर्न कंपनी, समली एम्फोसिस है या एचपी है, यू आर वेयरिंग द ड्रेस कोड ऑफ दैट कंपनी, और आप रोड पे चाय पी रहे हैं, या मतलब एक, तो आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ये भी बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है कि अगर आप समझ लीजिए कोई टाटा के कंपनी में है, वो साइकिल से जा रहा है इधर से उधर, ठीक है, साइकिल भाई अच्छा है, हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन मान लीजिए टाटा का एम्प्लॉय है और मान लीजिए झगड़ा कर रहा है अपने नेबर से, या जस्ट अब्यूजिंग द अदर पर्सन, तो आप क्या बोलिएगा? ये तो डिफेम टाटा के ऊपर भी जाएगा ना, कि कोई इस टाटा इज अ ब्रांड नेम, और उसका रिप्रेजेंटेटिव जो एम्प्लॉय है वो भैया अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज कर रहा है अपने नेबर्स के लिए, तो इट्स अ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज हर्टिंग टू द टाटा आल्सो, इट्स अफेक्टिंग टू द टाटा आल्सो। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि भैया मदिरा DUI कीजिए, आप तो और ऑफिस के बात कर सकते हैं, ऑफिस वाला रोकेगा नहीं, बट इट विल बी योर नेगेटिव इम्पैक्ट। केयरिंग एंड कंसिडरिंग पॉलिसीज, employees should clearly in the document and to train employers to what the expectations are being in a caring consider में दूसरी ट्रेनिंग दी जाती है, इट्स नोन एज कस्टमर डिलाइट। कस्टमर डिलाइट का मतलब क्या होता है? कस्टमर को जो चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एथिक्स में भी आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ये इसको मैंने आपने बता दिया था कि जैसे हम इसे हर चीज को कॉन्फिडेंशियल रखिए, मतलब ये नहीं कि आप अपने दोस्त को नहीं बता रहे मैं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है, क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स से शेयर करेंगे, फ्रेंड्स आपसे शेयर करेंगे, इट्स अ नॉलेज शेयरिंग। किसी को कोई मान लीजिए वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने सारे गांव में ढिढोरा पीट दिया, कि इसको ये प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट गुड, बिकॉज डॉक्टर का प्रोफेशन है कि एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हम लोग का भाई काम है कि भैया सेल्स है 3 करोड़, बट नो नीड टू डिस्क्लोज, ओके, नो नीड टू डिस्क्लोज एनीथिंग टू द आउटसाइडर्स, तो उसको क्या बोलता है? कॉन्फिडेंशियली प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी आपका आ गया। प्रोफेशनल अपीयरेंस पॉलिसीज, प्रोफेशनल अपीयरेंस पॉलिसी, द नेम इट्स वेरी क्लियर दैट अपीयरेंस आपका क्या रहता है? इट्स अ ड्रेस कोड या ड्रेस आप जो पहनते हैं, दैट शुड बी अ प्रोफेशनल अटायर।
आपको जो चीज बोला, जिस हिसाब से आप लोग को समझाया गया है कि एज पर द कंपनी पॉलिसी यू शुड हैव टू वेयर दिस वन दैट वन, जूते रहने चाहिए, पॉलिश रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे बड़े बड़े बियर्ड है, मतलब इट शुड बी इन द लाइन लेंथ में रहना चाहिए। क्योंकि कंपनी का कल्चर एक अलग है, इट्स वेरी डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स फुल प्रोफेशनल। तो आपको जैसा भी बताया गया उसी कंपनी आपका हेयर स्टाइल प्रोफेशनल रहना चाहिए, जूते आपके प्रोफेशनली पॉलिश्ड एंड ऑल थिंग्स रहने चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें आता है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बिजनेस एथिक्स एंड इट्स रेलेवेंस टू बिजनेस। तो पहला बताया गया है बिजनेस के बारे में कि उसको यूजर फ्रेंडली, उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ग्रीन रहना चाहिए। उसके बाद इंप्लॉइज लोग के बारे में बताया गया है कि भैया DUI मत करो, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, और केयरिंग रहना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए आप लोग को, और ड्रेस के ऊपर वर्क करना चाहिए। ठीक है। वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। एटीट्यूड्स, देखिए जी, एक बुक मैं सोचा था कि आप लोग को ये भी दिखाऊंगा कि यू कैन रीड दिस बुक आल्सो। दिख रहा है कि नहीं? ओके, सॉरी, इट्स ओके, यहाँ यहाँ देखिएगा। हम तो इट्स एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये बुक है, मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा कि आप लोग को आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये एटीट्यूड वर्ड जो है, वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ये रहता है। एटीट्यूड बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ हर आदमी को एटीट्यूड दिखाने के लिए, बट द यहाँ पे क्या डेफिनेशन क्या बोला, द कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट माने योग्य प्रोफेशनल अकाउंटेंट। देखिए, प्रोफेशनल अकाउंटेंट पास करने के बाद सभी बन जाते हैं, बट कॉम्पिटेंट यहाँ पे वर्ड यूज किया गया। कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन बिजनेस इज एन इनवैल्युएबल, जिसकी वैल्यू नहीं लगा जा सकती है, एसेट टू द कंपनी। देखिए, कंपनी को चलाने के डिपार्टमेंट में चाहिए, नो डाउट। कंपनी भी डिपेंडेंट है एम्प्लॉय के ऊपर, और एम्प्लॉय भी डिपेंडेंट है कंपनी के ऊपर। अगर आज एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी से हट जाता है, तो उसके घर चूल्हा नहीं जल पाएगा, कहां से पैसा लाएगा? लेकिन उतना ही जरूरत कंपनी वालों पे भी है। ऐसा बात नहीं है कि कंपनी वालों को नहीं है। ठीक है, तो ये मन से बात हटा दीजिए कि भैया हम ही लोग को जरूरत है, मतलब हम कंपनी तो ठीक है, कोई किसी नहीं, कंपनी ये नहीं कि किसी को भी ले सकती है। कंपनी भी एज पर द योग्यता के अनुसार, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ सेट होते हैं, उस हिसाब से कंपनी आपको हायर करती है, और कंपनी भी डिपेंडेंट हो जाती है कई हद तक अपने एम्प्लॉय के ऊपर। सॉरी। तो यहाँ पे ये क्या बोला गया, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन बिजनेस इज अ इनवैल्युएबल एसेट टू द कंपनी। इट्स अ वेरी important line. You just mark the underline this one. मटेरियल के ऊपर, तो यू कैन पुट द एग्जांपल कि हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास माल खत्म हो गया है। तो जैसे हम लोग क्या एक पढ़े, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ठीक है। नो नीड टू डिस्कस हियर द फार्मूला, बट हम बस क्रक्स बताना ये चाह रहे हैं। आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि द मैनेजर्स, द कॉस्ट अकाउंटेंट ड्यूटी इज टू टेकिंग द डिसीजंस व्हेन और 2 डे, तो आपका फिर कस्टमर का लूज होगा। तो आप यू कैन पुट द एग्जांपल कि जैसे रीऑर्डर लेवल है, कब हमको करना चाहिए।
कितना आपके पास स्टॉक बचे कि हमको ऑर्डर कर देना चाहिए। तब क्या होगा, ये तब तक स्टॉक चलेगा जितना मिनिमम है, और उसके बाद आपका स्टॉक क्या हो रहेगा, इन ट्रांजिट है, वहां से माल जैसे मंगाइएगा दिल्ली से, तो वहां से भेजते रहेंगे, भेज देंगे। वो आपको मान लीजिए एक दिन कल सुबह दिए तो सुबह में फिनिश गुड्स हो या मटेरियल हो, सब में ये चीज ऑर्डर करूं कि मेरा कैरिंग कॉस्ट कम लगे, कैरिंग कॉस्ट कम लगे और होल्डिंग कॉस्ट कम लगे। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, मतलब जैसे ट्रक आ रही है, अगर हम कम ऑर्डर दिए एक बार में, मान लीजिए हमको 1000 मटेरियल, 1000 क्वांटिटी की जरूरत है, हम बोले 100 ही मंगाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम
ठीक है ना? सभी को सुनाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है? कर्तव्य। कृष्णा। जी सर, आप हाँ बोलिए। सर, आ रही है। ओके। तो हम लोग, सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो वही चीज हम लोग यहाँ बता रहे हैं कि एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हम लोग वहां पे सलाह दे सकते हैं। तो अगर ये चैप्टर आया तो आप लोग वहां मटेरियल चैप्टर का या प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं कि अगर एक प्रोसेस डबल करना पड़ रहा है, उसको भी बता सकते हैं आप इस चैप्टर में एज ए प्रैक्टिकल, वहां पे एग्जांपल देके या तो आप फॉर्मूला भी आप बता के करके बता सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक वैल्यू चैन के बारे में बताया गया। चैन वैल्यू चैन वैल्यू चैन इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ complete to the product or services produced and sold by the organization। वैल्यू चेन का मतलब होता है पूरा चेन, वो आदमी पूरा चैन जो है to take into consideration the new themes and challenges that managers face currently। जैसे कस्टमर फोकस, ये चीज है कस्टमर फोकस। कस्टमर को कोई भी चीज हम लोग गुड्स का या किसी भी प्रोडक्ट की जब हम लोग मार्केट में उतारते हैं तो उसकी डिजाइनिंग या उसका यूजफुलनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? एज पर द कस्टमर। कस्टमर से पहले ही हम लोग, कस्टमर इज नेक्स्ट टू गॉड। तो हम लोग कस्टमर को ही बेचते हैं, तो उसके हिसाब से ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि उनको कैसा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए। मान लीजिए आप सूटकेस बना रहे हैं, जिसको ब्रीफकेस बोला था, जिसमें आप लोग सामान रखते हैं, पर इसको ट्रंक बोला जाता था, बड़ा बड़ा। लेकिन छोटा मान लीजिए एक ब्रीफकेस आप बना रहे हैं, हाँ, एक ट्रॉली टाइप का बना रहे हैं, तो आप कितना बड़ा बनाइएगा? ऐसा तो बड़ा नहीं बना दीजिएगा जिसको आपको, जैसे मान लीजिए आप सफर करेंगे रेल में या प्लेन में सफर करेंगे, तो वो वहां पे घुसे ही नहीं भैया। उसके लिए मतलब अलग से उसका भी किराया लगे कि हाँ इसको भी किराया इसको देना पड़े। तो सारा का सारा चीज जो होता है, ड्राफ्टिंग होता है, वो सारी चीजों को मद्देनजर रख के किया जाता है। ठीक है। की सक्सेस फैक्टर क्या क्या है? मैंने पूरा पूरा सिस्टम प्रोफेशनल, चार्टर कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभी के बारे में ये उन लोग के चैप्टर, अगर कोई कोर्स करेगा सीए का भी तो उसमें भी है ये चीजें। हाँ, ऐसी बात नहीं है। द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स वुड एथिकली ड्राइव एंटरप्राइज ग्लोबली बाय क्रिएटिंग वैल्यू टू stakeholders in the socio-economic context through competencies drawn from the integration of the strategy management and accounting। तो अब इंस्टीट्यूट देखिए, मिशन स्टेटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। मिशन क्या है? मिशन और विजन दोनों एक ही जैसा लगता है,
लेकिन मिशन और विजन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये क्या है जी, मिशन और विजन दोनों कंपनी के गोल्स को बताते हैं, कंपनी को गोल्स को बताते हैं, कंपनी के गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि गोल जो होता है वो क्या होता है, वो तो लॉन्ग टर्म होता है गोल। जिसको विजन बोलेंगे, कंपनी का गोल जो विजन कंपनी का क्या है, आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years, आफ्टर 20 years कंपनी को कहाँ रहना चाहिए, उसको हम लोग कैसे करते हैं, मिशन के द्वारा। मतलब हाँ, हर साल हम क्या क्या स्टेप्स लें, कितना गुना हो गया, 40 टाइम्स हो गया। 25 चौके से 4 गुना ये हो गया, और 10 चौके 40। ठीक है, इतना हमको बढ़ाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी ईयर यू हैव टू टेक द स्टेप्स। एक दिन में तो होगा नहीं, एक साल में भी नहीं होगा, 2 साल में भी नहीं होगा, इसको धीरे धीरे करके भैया हम लोग उसमें मान लीजिए कंपनी के लिखा रहेगा इन 5 years वी हैव टू अचीव द 10 crore सेल्स। जाते हैं, वो अलग बात है कि जो ऐसा नहीं, डायरेक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा हुआ कोर्जन। कोर्जन का मतलब होता है उत्पीड़न टाइप का, मतलब क्या हुआ, कोई आपके ऊपर थोप दे रहा है कि नहीं यही करना है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह यहां पता है, नॉट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन कॉस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट विदाउट फर्स्ट असेसिंग हर और हिज रिलेशनशिप विद हर हिज क्लाइंट टू डिटरमाइन वेदर सच मेंबर माइट एक्सपेक्ट हर और हिज ओपिनियन टू बी कंसीडर्ड इंडिपेंडेंट। नॉट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, फर्स्ट टाइम में अपना ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस करना है, पहले उसको जज करना है, उसके बाद एक्सप्रेस करना है। When preparing cost financial report statement or expressing an opinion on cost financial reports or statement, disclose all material facts known to such member in order not to make such cost financial misleading। यहाँ बोला जाए कि सारा का सारा जो तथ्य है, वो सारा का सारा तथ्य हमको बताना पड़ेगा जब हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो। नॉट टू डिस्क्लोज और यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हमको नहीं बताना है। जैसे आपने एक इनसाइडर ट्रेडिंग का भी वर्ड सुना होगा, ज्यादा हम लोग शेयर्स में यूज करते हैं, तो इनसाइडर ट्रेडिंग भी ये बाद ही में लाया गया। मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए रीजनेबली एक्सपेक्ट टू बी इन्फॉर्म, अगर किसी मेंबर को बताना है कोई चीजें तो उसको बताइए आप। तो ऐसा ये देखिए बहुत सारा चीज है, बहुत सारा यहाँ पे पॉइंट्स है, इस पॉइंट को आप कीजिए कम से कम आप। किसी का मतलब ऐसा नहीं कि कोजन या कोई मिसरिप्रेजेंट भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि विंडो ड्रेसिंग करके बताना है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास है नहीं और बता रहे हैं, मान लीजिए आपके पास
नेटवर्थ आपका 2 करोड़ ही और उसको बता रहे हैं आप 20 करोड़। दिस इज द विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब हुआ कि आप बढ़ा चढ़ा के ना बताइए। उसी तरह कॉन्फिडेंशियल इसमें वर्ड है। उसके बाद है कि अपना जो भी एटीट्यूड है उसको मेंटेन करना है। उसके बाद इसमें आता है ड्रेसिंग का भी आता है। तो जो भी चीजें इट्स अ गुड फॉर द मेंबर्स। किसी से बात करना है तो यू शुड हैव टू बी इन द कर्टेसी से। कुछ जैसे अब जैसे हम लोग का क्या होता है, सीनियर कॉस्ट अकाउंटेंट से मिलते हैं तो वी हैव उनको थोड़ा सा कर्टेसी, मतलब मान लीजिए हम लोग कुछ खाना ही खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफर टू हिम और हर, बिकॉज ही और हर इज वेटरन कॉस्ट अकाउंटेंट। वो लोग बहुत दिन से प्रोफेशन में हैं, उनकी वजह से हम लोग आए हुए हैं। तो हम लोग को हमेशा ये सारी चीजों को याद रखना चाहिए कि किसको हम लोग को इज्जत देना है। ठीक है, तो ऐसे ही सारे के सारे हैं। At all time maintain standards of competence expressed by the institute from time to time। मतलब जो भी standards of competence मेंटेन कर सके, competence में योग्यता, उसको हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा सा लोग जल्दी चलते हैं। उसके बाद है देखिए जी, प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, एप्लीकेशन इन डिसीजंस रिगार्डिंग employers finance and trading। There are many kinds of business ethics. They are include personal responsibility, corporate responsibility, loyalty, respect, trustworthiness, fairness, community and environmental responsibility। प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का जो प्राइमरी नॉर्म्स है कि हमको ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमको अकाउंटेबल रहना चाहिए, वो सारा का सारा चीज यहाँ पे आप देखिएगा। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, each person who works for a business, whether on the executive level or the entry level, will be expected to show personal हाँ थोड़ा सा इशू हो रहा है नेट के लिए, तो थोड़ा सा मैं इसको जल्दी फास्ट खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे 13.6 जो है क्या है, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट लॉयल्टी, किसी के प्रति लॉयल रहना चाहिए। बोथ बिजनेस एंड देयर एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू शो लॉयल्टी। बोथ बिजनेसेस एंड देयर एम्प्लॉइज शुड बी लॉयल टू देयर को वर्कर्स। लॉयल रहना चाहिए अपने वर्कर्स के प्रति, को वर्कर्स के प्रति, अपने जूनियर के प्रति। respect is very important। trustworthiness, fairness, community and environmental responsibility, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। ये 1 पेजेस का है। प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, फेयरनेस, रेस्पेक्ट, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आप देखिएगा ये ज्यादा बड़ा नहीं है। इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स, इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स आप पढ़ लीजिएगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जो जिसके ऊपर फोकस किया था वो क्या है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ये क्या है, कोड ऑफ एथिक्स का जो पार्ट जहां पे, वो तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। हाँ, कोड ऑफ एथिक्स इन बिजनेस इज अ सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स
It's a set of guiding principles intended to ensure a business and its employees act with honesty and integrity in all facets of its day-to-day operations and to only engage in acts that promote a benefit to the society. All companies will have a different code of ethics with different areas of interest based on the industry they are involved in. But the 5 areas that companies typically focus on include integrity, objectivity, professional competence, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. इसमें अगर कोई भी चीज ना आता हो तो मुझे पूछिएगा. इंटेग्रिटी, पहला दिन हम लोग बताए गए थे, इंटेग्रिटी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, योग्यता है कि नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी, बात को बताना नहीं है, और प्रोफेशनल बिहेवियर. ये 5 वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन इसको सारे इंडस्ट्रीज से कॉमन इस 5 को लिया गया है. अब इसके बारे में यहाँ पे 5 का डिटेल बताया गया है. ठीक है, इसको ये 1 पेजेस का है. इसको आप पढ़ लीजिएगा. कुछ भी प्रॉब्लम हो बताइएगा. जैसे यहाँ पे देखिए, एक्ट विथ इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंस, डिलिजेंट, रेस्पेक्ट एंड इन एथिकल मैनर विद द पब्लिक. नॉर्मल बताना है कि पब्लिक को रेस्पेक्ट देना है, लॉयल रहना है, इंटेग्रिटी के साथ काम करना है, कॉम्पिटेंस के साथ काम करना है, कलीग्स को भी हेल्प करना है. ये सारी की सारी चीजें जो कॉमन चीजें वही चीजें लिखनी है, अच्छी अच्छी चीजें. Place the integrity of the investment professional and the interests of client above their own personal interest. Practice and encourage others to practice professionally and ethical that will reflect credit on themselves and the profession. ये भी अच्छा चीज बोला गया. Practice and encourage others to practice professionally. जैसे हम प्रोफेशनली हैं तो हम दूसरे को भी इनकरेज करें कि आप भी प्रोफेशनली ही काम करो. ये गुड उसके लिए तो है ही, कंपनी के लिए भी है. Promote the integrity and viability of the global capital market for the ultimate benefit of society. Promote the integrity and benefit of the society. ये सब चीजें हैं. Ethics in business dealing. हम 13.8 को इसको हम लोग कल करेंगे. इसको 13.8 को हम लोग बाद में करेंगे. ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं. होप द क्लास आपको बोर नहीं लगा होगा, अच्छा लगा होगा. कुछ इनपुट होगा तो जरूर बताइएगा, और आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस बार क्रैक कीजिए कम से कम ग्रुप